गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं एलवी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री जोन में स्वागत करते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोग विलेन के पार्ट 2 को देखते हैं। कल हमने विलेन के पार्ट 1 को देखा था, आज जो है विलेन के पार्ट 2 को देखते हैं। इसमें पहला हेडिंग है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलेन में 1 लीटर की जगह पे 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर विलेन की आयतन 1 लीटर हो तो उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होते हैं उसे उस विलेन की मोलरता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो विलेय के मोलों की संख्या होता है वे डिपेंड होते हैं, विलेय के मोलों की संख्या जो होती है ये उस विलेय पदार्थों के द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विलेय की द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, इसकी आणविक द्रव्यमान विलेय की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलों की संख्या को जो है हम स्मॉल एन से शो करते हैं और आयतन को कैपिटल भी से। हमें फार्मूला मिलेगा मोलरता के लिए, कैपिटल एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स बटे के टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं विलेय के मोलों की संख्या, वे विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम जो विलेय के मोलों की संख्या है उनको स्मॉल एन से, विलेय के पदार्थ जो हैं उनको स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं और स्मॉल एम को उस पदार्थ अर्थात विलेय की आणविक द्रव्यमान को हम अणुभार भी बोल सकते हैं, अणुभार। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे n की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मोलरता के लिए हमें एक नया फार्मूला मिलेगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आयतन जो है लीटर में दिया रहेगा, आयतन लीटर में दिया रहे तब के लिए हम ए फार्मूला यूज करेंगे। अगर मिलीलीटर में दिया है आयतन तो मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसको जो ml है उसको लीटर में चेंज कर लीजिए, या तो फिर इसी फार्मूले में जो है 1000 से गुणा कर लीजिए, कैपिटल भी गुणे 1000। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो कैपिटल एम है ये विलेन की मोलरता को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल w जो है विलेय पदार्थ की द्रव्यमान, स्मॉल m जो है विलेय की आणविक द्रव्यमान या अणुभार, कैपिटल भी विलेन की आयतन और 1000 जो है इसकी मात्रक जब मिलीलीटर होगा तब के लिए 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर मोलरता की मात्रक पूछा जाए तो इसकी मात्रक हम क्या बताएंगे, इनकी मात्रक जो होती है, मोल की मात्रक मोल होता है, आयतन की मात्रक लीटर होती है, तो मोलरता की मात्रक मोल प्रति लीटर होगा। ठीक है बच्चों, एक नया वर्ड्स आपको दिख रहा है, अणुभार, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ की आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उस पदार्थ के परमाणुओं की परमाणु भारों का सम योग करने पर पता होता है। जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2O की अगर आणविक द्रव्यमान निकालना रहे तो इनकी आणविक द्रव्यमान जो है हम इसमें जो परमाणु उपस्थित हैं उनके परमाणु भारों का सम करेंगे। 2 हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, इनको हम योग करेंगे, जोड़ देंगे तो H2O का आणविक द्रव्यमान जो आएगा कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है ना। इसी तरह कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे H2SO4 लें, H2SO4 की अगर आणविक द्रव्यमान निकालना रहे तो इसमें जो परमाणु उपस्थित हैं उनके परमाणु भारों का योग कर लेंगे, अर्थात H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन की परमाणु भार 1, सल्फर की 16, ऑक्सीजन की जो होती है 16 होती है, 4 ठो है, ऑक्सीजन की 16 होती है, सल्फर की 32 होता है। इनका हम सम करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, टोटल 98 आएगा, अर्थात H2SO4 की आणविक द्रव्यमान 98 है।
आगे देखिए बच्चों, अगर आपको 2 या 2 से अधिक विलयन दिया रहे, उनके लिए उनकी 2 अलग अलग सांद्रताओं, 2 अलग अलग सांद्रताओं के विलयनों की मोलरता इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए पहले विलयन की मोलरता m1 आयतन V1, दूसरे पदार्थ की मोलरता m2 और आयतन V2 हो, तो इन दोनों मोलरताओं तथा आयतनों का जो सम होगा m3V1 प्लस V2 के होगा बराबर। इनका उपयोग रेयर केस में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर से एक बार हम मोलरता को रिपीट कर रहे हैं। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की आयतन। हमें पता है कि जो मोल होते हैं ये पदार्थ की द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं, अर्थात मोलों की संख्या के जगह पे हम W बटे V यानी द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान कर सकते हैं। तो मोलरता की हमें फार्मूला मिलेगा W बटे m इंटू V। अगर आपको आयतन जो है मिलीलीटर में दिया रहे तो 1000 से गुणा कर लेंगे। कैपिटल M जो है विलयन की मोलरता है, स्मॉल w जो है विलेय की द्रव्यमान है, स्मॉल m जो है विलेय की आणविक द्रव्यमान है, कैपिटल V जो है विलयन की आयतन है। ठीक है, अब इसकी मात्रक क्या होती है? तो विलयन की मोलरता की मात्रक जो होती है मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, अगर सपोज दैट बच्चों आपसे कभी पूछा जाए कि मोलर विलयन किसे कहते हैं, मोलर विलयन की देखिए परिभाषा होगा कि 1 लीटर, अगर हम आयतन भी 1 लीटर ले लें और जो मोलों की संख्या है 1 मोल ले लें, तो हमें जो विलयन प्राप्त होगा उसी को मोलर विलयन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या 1 होने पर उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, इसको सभी को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या एकांक होने पर उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होती है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की जगह पे हम 1000 ग्राम भी कर सकते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोलरता को हम स्मॉल m' से प्रदर्शित करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं विलयन की मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे के विलायक की द्रव्यमान। ठीक है, और मोलरता को हम स्मॉल m' से शो करते हैं, मोलों की संख्या को स्मॉल n से, विलायक की द्रव्यमान को कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा अभी इससे पहले हमने बताया था कि जो मोलों की संख्या होती है वे पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। अर्थात n बराबर होता है विलेय की द्रव्यमान बटे के विलेय की अणुभार या आणविक द्रव्यमान। तो इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें m' इज इक्वल टू मिलेगा स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, ये कब हम यूज करेंगे? जब हमें विलायक की मात्रक जो है, विलायक की मात्रक किस में दिया रहे? किलोग्राम में दिया रहे। अगर आपको ग्राम में दिया है तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे m' इज इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W गुणे 1000। ठीक है, आपको अगर किसी क्वेश्चन करते समय उसमें विलायक की मात्रक जो है ग्राम में दिया हुआ है तब के लिए हम फार्मूला A यूज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इनकी मोलरता की मात्रक क्या होगा? तो मोल की मात्रक मोल होता है, विलायक की मात्रक हम किलोग्राम ले रहे हैं तो मोलरता की मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मलता की डेफिनेशन होता है 1 लीटर विलयन में
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 लीटर की जगह पे हम 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम इंग्लिश वर्ड्स में बोलते हैं नॉर्मलिटी, इसलिए कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, विलयन की नॉर्मलता बराबर होगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन की आयतन। ध्यान दीजिएगा, जो विलेय के तुल्यांकों की संख्या होती है वे विलेय की द्रव्यमान बटे के विलेय की तुल्यांकी द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम इनसे पुनः यूज करके इस फार्मूले का पुनः हम प्रयोग करके लिख सकते हैं, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय की द्रव्यमान बटे विलेय की आणविक द्रव्यमान तुल्यांकी द्रव्यमान होल बटे के विलयन की आयतन। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से शो करते हैं, विलेय की द्रव्यमान को स्मॉल w से, विलेय की तुल्यांकी भार को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इनको इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं इक्विवेलेंट, इसलिए हम इनको कैपिटल ई से शो करेंगे। ठीक है, और विलयन की आयतन को हम भी से शो करेंगे। तो नॉर्मलता के लिए हमें फार्मूला मिलेगा n बराबर w बटे ई इंटू भी। कैपिटल एन विलयन की नॉर्मलता, स्मॉल w विलेय की द्रव्यमान, कैपिटल ई विलेय की तुल्यांकी द्रव्यमान, कैपिटल भी विलयन की आयतन है। यदि आयतन आपको लीटर में दिया रहे तब के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आयतन आपको मिलीलीटर में दिया है तब जो है हम इसमें 1000 से गुणा कर लेंगे। मिलीलीटर में जब आपको आयतन दिया रहे तब के लिए हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब एक वर्ड्स आपको मिल रहा है तुल्यांकी भार किसे कहते हैं। आइए हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस भी पदार्थ की तुल्यांकी भार निकालना रहे, तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तुल्यांकी भार या द्रव्यमान निकालने के लिए जो पदार्थ है उनकी आणविक द्रव्यमान या अणुभार बटे संयोजकता करते हैं। अब संयोजकता के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, संयोजकता के जगह पे हो सकता है विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या, या फिर दूसरा कर सकते हैं विस्थापनी OH की संख्या, या फिर ऑक्सीकरण संख्या। 4 तरह से हम संयोजकता तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। पहला जो है, अगर आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि उस पदार्थ की संयोजकता क्या है तो अणुभार निकाल करके संयोजकता से भाग दे दीजिए, नहीं तो उसमें देख लीजिए कि उनकी अम्लीयता कितना है या कितना क्षारकता है। इसी के बराबर हम लिख सकते हैं पदार्थ की अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। अम्लता एवं क्षारकता आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे निकालते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल द्वारा इनको समझते हैं। जैसे H2SO4 का अगर आपसे पूछा जाए कि तुल्यांकी भार बताइए, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे के संयोजकता होती है। संयोजकता को मान लीजिए हम x से शो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 का अगर तुल्यांकी भार निकालना रहे तो पहले H2SO4 का हम क्या निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जो यौगिक होते हैं उसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनके परमाणु भारों का योग करते हैं। ठीक है ना। जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 4 से गुणा कर लीजिए, इनका सम करेंगे तो 98 आएगा। अब ई आणविक द्रव्यमान आया, H2SO4 की संयोजकता क्या है, तो संयोजकता ई अम्ल है। अम्ल को पहचानने के लिए देख लीजिए उसमें कितने विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या है, तो इस वाले सूत्र में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसलिए इनकी संयोजकता 2 होगा। अगर संयोजकता और आणविक द्रव्यमान पता हो तो हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है। जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, HNO3 में पूछे, HNO3 का तुल्यांकी भार पूछे तो इसका आणविक द्रव्यमान निकाल करके इनकी संयोजकता 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 1 है, 1 से बस भाग दे दीजिए। या दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए HCl का पूछा जाए तो आणविक द्रव्यमान निकाल करके 1 से भाग दे दीजिए,
तीसरा मान लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, NaOH का पूछा जाए तुल्यांकी भार, तो इनकी आणविक द्रव्यमान निकाल करके विस्थापनी OH की संख्या से भाग दे दीजिए। विस्थापनी OH की संख्या 1 है तो इनकी संयोजकता कितना होगा, 1 होगा, अर्थात तुल्यांकी भार इसकी 40 ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH की संख्या कितनी है, 2 है, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है ना। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का तुल्यांकी भार बताइए, तो इसमें न तो OH है न तो H है, इनकी हम कैसे तुल्यांकी भार बताएंगे। तो पहले हम इनकी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान निकालने के बाद हम इनकी संयोजकता को देखिए इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसको आयनों के रूप में ब्रेक कर लीजिए। जैसे सोडियम कार्बोनेट को आयन के रूप में तोड़े तो सोडियम आयन में टूटेगा और कार्बोनेट पे -2 आएगा। इधर 2 सोडियम है तो 2 से गुणा कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए इनमें संयोजकता जो है धनायनों की कुल संख्या ले लीजिए या ऋणायनों की संख्या, वही उसकी संयोजकता होगी, अर्थात Na2CO3 की संयोजकता 2 होगा। हमें इनकी तुल्यांकी भार निकालना रहे तो आणविक द्रव्यमान बटे के संयोजकता कर लीजिए, आपको तुल्यांकी भार पता हो जाएगा। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालने के लिए जिस भी यौगिक दिया रहे उनका हम अणु भार निकालेंगे, उसके अणु भार में उनकी संयोजकता से भाग दे देते हैं तो हमें उनकी तुल्यांकी भार पता होता है। अब संयोजकता पता करने के 3 तरीके हैं। अगर आपको अम्ल दिया है तो अम्ल में विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या से भाग दीजिए, क्षार दिया है तो विस्थापनी OH की संख्या से भाग दीजिए। अगर कोई भी लवण है, सॉल्ट हैं, तो उनको आयनों के रूप में ब्रेक कर लीजिए। जब आयनों के रूप में ब्रेक करेंगे तो उसमें जो धनायनों की संख्या है या ऋणायनों की कुल संख्या है उन्हीं से भाग दे दीजिए, वही उनकी संयोजकता होती है ना। एक और तरीके होते हैं तुल्यांकी भार के द्वारा, तो उसको हम आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट जो है मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन होता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मोल जो होंगे विलेय तथा विलायक होंगे, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन की मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन की मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या ना। मान लेते हैं यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन में कैपिटल N माने हैं नॉर्मलिटी, इसको मत समझिएगा। ये जो है विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है ना। तो अगर पर्टिकुलर किसी का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, अर्थात विलेय की मोल प्रभाज पूछा जाए या विलायक की मोल प्रभाज पूछा जाए, तो जिसकी मोल प्रभाज पूछा जाए उसको ऊपर लिखिएगा, उनके मोलों की संख्या ऊपर रहेंगे, टोटल मोलों की संख्या नीचे रहेंगे ना। फिर से बता रहे हैं कि अगर आपको विलेय की मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, अगर विलायक की मोल प्रभाज निकालना रहे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल N यक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर विलेय की निकालना है तो विलेय की मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। आपको पता है कि कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या, स्मॉल n जो है विलेय के मोलों की संख्या है ना। और अभी इससे पहले मैं बताया था कि जो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होते हैं वे विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं, तथा जो विलायक के मोलों की संख्या होंगे वे विलायक की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान पे निर्भर करेंगे। अर्थात विलेय की जो द्रव्यमान होगा स्मॉल w, विलेय की आणविक द्रव्यमान जो होगी स्मॉल m होगा, विलायक की जो द्रव्यमान होगी कैपिटल W होगा, और विलायक की जो आणविक द्रव्यमान होगा उसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको राइट कर लीजिए। देखते हैं कुछ रिलेशन, जैसे सांद्रता और मोलरता में क्या संबंध होते हैं, सांद्रता और नॉर्मलता में क्या संबंध होते हैं, इसी तरह मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होते हैं, मोलरता और मोललता में क्या संबंध होते हैं। आइए उनको हम देखते हैं।
थोड़ा सा सांद्रता किसे कहते हैं भाई, सांद्रता को हम C से प्रदर्शित कर रहे थे। सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटे के विलयन की आयतन। यही डिफिनीशन था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के द्रव्यमानों या विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात सांद्रता बराबर होता है विलेय की द्रव्यमान बटे के विलयन की आयतन। ठीक है ना। आगे दूसरा पॉइंट हम आपको बताए थे मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होती है भाई, N बटे के भी होता है फार्मूला। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो मोल होते हैं वे किसके बराबर होते हैं, पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान। अर्थात हम कह सकते हैं जो मोलरता होता है पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान इंटू आयतन होता है। ठीक है। तीसरा हम आपको बताए थे मोललता। मोललता को m डैश से शो करते हैं और एक इसके बराबर होता था स्मॉल n बटे के कैपिटल W। कैपिटल W विलायक का भार है। इनकी डिफिनीशन होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है। फिर से यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं स्मॉल n जो मोलों की संख्या है, इनके जगह पे हम पुट कर सकते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल m। अर्थात m डैश बराबर होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका मोल नॉर्मलता। नॉर्मलता की डिफिनीशन हमने बताया कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अगर विलयन की आयतन 1 लीटर हो तो उसमें जो विलेय की ग्राम तुल्यांक मात्रा होगी, द्रव्यमान होगा, जितना उपस्थित होगा उसे उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट हम आपको बताए थे, पांचवा पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है किसके बराबर होता है, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मोलर सांद्रता किसे कहते हैं, सॉरी मोलर विलयन किसे कहते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम जो है 1 ले लेते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित यदि विलेय के मोलों की संख्या 1 हो तो उस विलयन को मोलर विलयन कहेंगे। नॉर्मल विलयन कहें तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या 1 होने पे उस विलयन को नॉर्मल मोलर विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन कहें तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित यदि विलेय के तुल्यांकों की संख्या 1 हो तो उस विलयन को हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। ठीक है। सांद्रता की मात्रक ग्राम प्रति लीटर होगा, मोलरता की मात्रक जो होगा मोल प्रति लीटर होगा, नॉर्मलता की मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होगा, मोललता की मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होगा, नॉर्मलता की मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर होगा, तुल्यांक प्रति लीटर। ये तुल्यांकों की संख्या का मात्रक तुल्यांक होता है, आयतन की मात्रक लीटर। आइए हम देखते हैं रिलेशन। पहला हम रिलेशन देखते हैं सांद्रता और मोलरता में। सांद्रता एवं मोलरता में संबंध। मोलरता में संबंध। ठीक है। देखिए सांद्रता बराबर क्या होता है भाई, W बटे के भी होता है। मोलरता बराबर होता है W बटे m इंटू भी होता है। अगर हम इस आणविक द्रव्यमान को इधर भेज दें, इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड, या फिर इसको इक्वेशन सेकंड रहने दीजिए। कैपिटल M गुणे स्मॉल m बराबर स्मॉल w बटे भी हो जाएगा। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में जो राइट हैंड साइड है वे इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं सांद्रता बराबर मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सांद्रता बराबर क्या होगा, सांद्रता बराबर होगा विलयन की मोलरता गुणे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को हम अणुभार भी बोलते हैं। ठीक है।
जैसा कि आपको पता है कि सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय की द्रव्यमान बटे के विलयन का आयतन। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की आयतन। मोल को हम लिखते हैं W बटे यम, तो इस यम को इधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा W बटे भी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में राइट हैंड साइड है, तो C बराबर क्या हो जाएगी, C बराबर हो जाएगा यम गुणे स्मॉल यम। C जो है विलयन की सांद्रता है, यम विलयन की मोलरता है और स्मॉल यम विलेय की आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं रिलेशन, इसको राइट करते रहिएगा। दूसरा हम रिलेशन देखते हैं सांद्रता एवं नॉर्मलता में संबंध। सांद्रता एवं नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है भाई, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटे के तुल्यांकी भार इंटू आयतन। ठीक है, अगर हम इस तुल्यांकी भार को इधर तिर्यक गुणा कर ले तो ई नॉर्मलिटी गुणे तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आयतन। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जो राइट हैंड साइड है W बटे भी, यानी इनका मान जो है हम C को यहाँ पे पुट कर दे इसके जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, सांद्रता बराबर मिलेगा नॉर्मलिटी गुणे तुल्यांकी भार। अर्थात हम कह सकते हैं सांद्रता बराबर क्या होगा, नॉर्मलता विलयन की नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। किसकी तुल्यांकी भार, विलेय की तुल्यांकी भार। ठीक है, राइट कर लीजिए। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। वीडियो को स्टॉप करके आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध। देखिए इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अगली बार भी पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं मोलरता बराबर क्या होता है। मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान इंटू आयतन। अगर हम आणविक द्रव्यमान को इधर भेज दे तो विलेय पदार्थ की द्रव्यमान गुणे आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, या तो फिर रहने दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ की द्रव्यमान इंटू बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागे सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा भाई, मोलरता बटे के नॉर्मलता बराबर पदार्थ की द्रव्यमान बटे के आणविक द्रव्यमान इंटू आयतन मोलरता के बराबर है। नॉर्मलता जो है द्रव्यमान बटे के तुल्यांकी भार इंटू आयतन। ध्यान दीजिएगा, इनसे एक कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलरिटी बटे के नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा तुल्यांकी भार बटे के आणविक द्रव्यमान। फिर से देखिए, हम आपको बताए थे तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे के संयोजकता। ठीक है, तो हम ई के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ई के जगह पे हम पुट कर सकते हैं स्मॉल यम बटे के यक्स होल बटे के स्मॉल यम, इसके बटे 1 कर दीजिए। देखिए इनका गुणा यहाँ पे होगा, इनका गुणा यहाँ पे, यानी यम से यम कैंसिल आउट, हमें मोलरता बटे के नॉर्मलिटी बराबर मिलेगा 1/x। अर्थात हम कह सकते हैं कि नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे यक्स। यक्स क्या है, संयोजकता है। अर्थात नॉर्मलता बराबर क्या होगा, नॉर्मलता बराबर होगा मोलरता गुणे संयोजकता। अभी देखिए इस सभी फार्मूले पे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में मैं इसके आगे अर्थात इन पे जो है सवाल कराएंगे, सभी टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे, कुछ और रिलेशन हैं उनको भी बताएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।